हेलो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही क्लास श्री कृष्णा क्लासेस में। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से आज पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पीरियोडिक टेबल होता क्या है कि एक टेबुलर अरेंजमेंट होता है। टेबुलर अरेंजमेंट किसका? एलिमेंट्स का। ऑब्वियसली कौन से एलिमेंट? केमिकल एलिमेंट्स का। तो इस सिंपल इसका डिफिनीशन है कि पीरियोडिक टेबल इज ए टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ओके, यही डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है आपको कि पीरियोडिक टेबल क्या है। एक केमिकल एलिमेंट्स का ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टी। तो टेबुलर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कंप्यूटर में पढ़े हैं ना, आप लोग भी पढ़े होंगे कि कंप्यूटर में क्या होता है, रोज और कॉलम होता है। तो वहाँ भी इसी तरह से टेबल बना करके हम लोग कंटेंट सेव करते हैं। तो यहाँ भी लोगों ने, यानी जो साइंटिस्ट जिन्होंने बनाया पीरियोडिक टेबल, इसको ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया, और यही ग्रुप्स और पीरियड्स का ही ये क्या है, टेबुलर अरेंजमेंट है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हल्का सा इसका और जान लेते हैं कि करेंटली हमारे पास कितना एलिमेंट अवेलेबल है। तो प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो एज ऑफ 2019 के अनुसार अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 118 एलिमेंट्स। इसमें से जो आपका 94 एलिमेंट्स जो है वो क्या है, नेचुरली अवेलेबल है, और बाकी हम लोगों ने लैब में 24 को सिंथेसाइज किया है। अभी तक करेंटली यही है हमारे पास। ठीक है, आया समझ में ये? तो जेनेसिस, अब जेनेसिस का मतलब क्या होता है, समझने वाली बात है कि कैसे, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे आगे बढ़ा। जिस तरह से आप लोग बायो में पढ़ते हैं कि किस तरीके से सेल्स का डिवीजन किया गया, उसी तरह से यहाँ पीरियोडिक टेबल का भी स्टडी किया जाता है कि स्टेप वाइज डेवलपमेंट इसका कैसे था। यही है जेनेसिस। तो स्टेप वाइज डेवलपमेंट में सबसे पहला आता है डोबरनियर्स का ट्रायड। डोबर्सनियर ने सबसे पहले ये प्रयास किया था, उसके बाद न्यूलैंड्स आते हैं, फिर लोथरमेयर आते हैं, उसके बाद मेंडलीव आएंगे, मोस्ले आएंगे। तो वन बाई वन, एक के बाद एक हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले डोबरनियर साहब ने ट्रायड्स बनाया। ट्रायड्स का मतलब होता है ट्राई से बनाए, तो क्या हुआ, ट्रायड्स। तो इन्होंने थ्री एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अनुसार इन्होंने क्या किया, अरेंज किया, और कहा कि 3 एलिमेंट को अगर हम लोग एटॉमिक मास के अनुसार अगर अरेंज करते हैं, तो जो मिडिल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा पहले और तीसरे के एवरेज के बराबर होगा। यही था इनका डोबरनियर साहब का ट्रायड्स। यही आपका लिखा हुआ है यहाँ देखिए कि इफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज मीन ऑफ द फर्स्ट 2। तो सबसे पहले जो बनाया उन्होंने लिथियम के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम को रखा। ये पहला ट्रायड्स था। इन्होंने 3 ट्रायड्स बनाए हैं, सभी को डिस्कस कर रहे हैं। पहले ट्रायड्स में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा, और जो बीच वाला का इन्होंने निकाला। तो लिथियम का एटॉमिक मास आपका जो होता है वो होता है आपका 7। इसका एटॉमिक मास होता है आपका 7, इसका होता है 39। तो इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 23। यही इनका लॉ था। क्लियर है? सिंपली कि बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो लास्ट और फर्स्ट वाले के एवरेज के बराबर होगा। यही लिखा गया है, यही है। देखिए डोबरनियर ट्रायड्स, पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा ट्रायड्स में इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को रखा।
तीसरा में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा। बनाने के बाद इन्हें कुछ महसूस हुआ कि हम कुछ गलती किए हैं या नहीं, तो बाद में पता चलेगा। मतलब इनका डिमेरिट्स क्या पता चला। तो जो पहला डिमेरिट्स ये पता चला कि इन्होंने कुछ ऐसे भी बनाए थे ट्राइड्स जिनका ऑलमोस्ट सिमिलर था एटॉमिक मास, जैसे कि फेरस, कोबाल्ट और निकेल। ये जो है फेरस, कोबाल्ट और निकेल, इसका एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो ये इस ट्राइड्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, इनका लॉ। इसके बाद सबसे मेजर ड्रॉबैक था कि जो अवेलेबल एलिमेंट ऑलमोस्ट 33 था, उसमें से कुछ ही ग्रुप्स बन सका। जैसे 339 उन्होंने उधर बनाया और आगे भी 9 और बनाए थे जो कि सक्सेस नहीं हुआ। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये वैलिड नहीं हुआ पूरे के पूरे नॉन एलिमेंट्स के साथ। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट या ड्रॉबैक था किनका, डोवर्नियर ट्राइड्स का। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, 30 सेकेंड्स में बनाइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। लेट एक्स वाई जेड आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डोवर्नियर्स ट्राइड। इफ एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज 7 एंड ऑफ जेड इज 23, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ वाई। एकदम इजी रहेगा इसका सोल्यूशन। डोवर्नियर के अनुसार क्या था कि जो मिडिल एलिमेंट हमारा क्या है, वाई है। इसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहले और तीसरे के सम के एवरेज के क्या होगा, बराबर होगा। तो पहला क्या है, एक्स का इसने 7 दे रखा है और वाई का, सॉरी वाई नहीं, यहाँ पे जेड होगा। जेड का दिया है 23 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड कीजिए, 23 + 7 कितना आएगा, 30, यानी 30/2। 30/2 इसको काटेंगे, कितना आएगा, 15। यानी जो हमारा बाई का एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 15। तो कितना सिंपल वे है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आराम से इसको हम लोग ईजिली बना सकते हैं। आया समझ में? उम्मीद है आपको ज़रूर आया होगा। डाउट हो तो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। तो इनका तो फेल हो गया, किनका, डोवर्नियर्स का। तो एक नए साहब आया जिनका नाम था न्यूलैंड्स। ये ब्रिटिशर्स थे। इन्होंने क्या किया कि जिस तरह से हम लोग, एक धुन है ना हमारा, सा रे गा मा पा धी ना, तो इस अनुसार रिपीट करते हैं, ना के बाद फिर से सा शुरू करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो जो 8वां एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा पहले एलिमेंट्स का। यही इस स्टेटमेंट में आपको पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। When elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, the property of every 8 element resembles that of the first. This is the Newland's law. तो मात्र, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक, अब फिर से पढ़ेंगे ड्रॉबैक। तो ये मात्र कैल्शियम तक ही अरेंज कर सके थे एलिमेंट्स को। बाकी इनके समय तक में भी लगभग 40 से 45-50 के आसपास बुक्स डिफर करता है इस पर, कोई इवन 63 तक लिख देता है। तो मात्र कैल्शियम तक इनका वैलिड हुआ, जिसका कि एटॉमिक वेट कितना है, 40 है। तो इस तरह से इन्होंने अरेंज किया। ये देखिए, जब बताया, बोल रहे थे सा रे गा मा पा धा नी, फिर से आते हैं हम लोग वापस सा पे। उसी तरह से इन्होंने कहा कि लिथियम का जो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद जो आएगा सोडियम, इसका जो प्रॉपर्टी होगा लिथियम से क्या करेगा, मैच करेगा। लेकिन इनका बनाया हुआ कहाँ तक लिमिट रह गया, मात्र कैल्शियम तक। ये इनका ड्रॉबैक था और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित होता है आगे जाकर के। तो इनका फिर डिमेरिट्स हम लोग होता है कि एक तो बचा, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर दिए कि कैल्शियम तक नहीं था।
इसके बाद नोबल गैस का मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं तो बोल रहे हैं। नोबल गैस उस गैस को कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो जब ये बना रहे थे न्यूलैंड साहब, तब तक नोबल गैस का कोई भी बात नहीं था। तो इसके बाद इनका पूरा लॉ को क्या कर दिया, नोबल गैस स्पॉइल कर दिया। और सबसे एक और पॉइंट ये है कि ये हेवियर एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं रहा। जैसे कि ऑक्सीजन और फेरस, इनको सेम ग्रुप में ही इन्होंने रख दिया था, जबकि इनका प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है कि फेरस मेटालिक फॉर्म में पाया जाता है, यानी ये मेटल है। फेरस मतलब आयरन, लोहा ऑब्वियसली क्या है, एक मेटल है। इसके बाद पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि किस तरह का बिहेवियर रहेगा ग्रुप्स का या पीरियड्स का, वो ये नहीं बता सका। किनका मॉडल, न्यूलैंड्स का मॉडल। ये था बेसिकली डिमेरिट्स न्यूलैंड्स का। आई थिंक क्लियर होगा ये भी। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक और जर्मन साइंटिस्ट आते हैं, ये जर्मनी के थे, लोथर मेयर। जिस तरह से डोबरनेयर भी जर्मनी के थे, इन्होंने भी माना वही सेम, अभी तक सेम कहानी चल रहा है कि एटॉमिक मासेस को ही सभी लोग क्या मान रहे हैं, बेसिस क्लासिफिकेशन का। तो इन्होंने एक स्पेशल किया कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का एक कर्व बनाया, और इन्होंने ये पाया ऑब्जर्वेशन में पहला कि जिनका प्रॉपर्टी सिमिलर है उनका सिमिलर पोजीशन है कर्व पे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। तो इनका क्या क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया, ये ग्राफ है पूरा का पूरा, इस तरह से इन्होंने ग्राफ बनाया था। क्या क्या ऑब्जर्व किया हम आपको अब इसमें इनका बता रहे हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने अल्कली मेटल्स के लिए किया, पहला अल्कली मेटल्स के लिए किया। और इन्होंने कहा कि जो अल्कली मेटल्स होंगे वो लार्जेस्ट वॉल्यूम कंटेन करेंगे। लार्जेस्ट कहाँ पे, कर्व पे। इनका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। ये इनका पहला ऑब्जर्वेशन था, और इसी को कंक्लूड भी करते हैं बाद में। इसके बाद इनका दूसरा था हैलोजेंस के बारे में। हैलोजेंस कौन कौन, हैलोजन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, शुरू होता है फ्लोरीन से, वो सारा का सारा। ये क्या है कि ये जो कर्व होगा इसका पोजीशन एक्सेंडिंग होगा, इस तरह से। देखिए मतलब या तो एक्सेंडिंग कहने का एक्सेंड इस तरह से भी हो सकता है, यानी हल्का ऊपर बढ़ेगा। देखिए ग्राफ में आपको दिखाते हैं, तो सर्च कीजिए। ये है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन हुआ, ये क्लोरीन हुआ, ये ब्रोमीन हुआ। देखिए अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये लगभग हल्का क्या जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। ये था इनका दूसरा ऑब्जर्वेशन। इसके बाद जो इनका ऑब्जर्वेशन था वो था ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। और इन्होंने कहा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा इनका कर्व मिनिमा होगा, यानी जो सबसे नीचे है वही है क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसके बाद जो लास्ट में बचा वो बचा स्टडी करने पे इनके लिए, वो था अल्कलाइन अर्थ मेटल। जिस तरह से अल्कली मेटल होता है उस तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल भी होता है। ये भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा अच्छे से, आगे पूरा इसका पूरा फुल डिस्कशन होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं इसको। इन्होंने कहा जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होंगे वो मिड पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे। कौन सा पोजीशन, मिड पोजीशन। जो कर्व यहाँ जो हमारा कर्व था इसका जो मिड पोजीशन लगभग जो है, जैसे स्ट्रोंशियम हो गया, सिलीनियम हो गया, ये सारे के सारे क्या कहे, ये सारा का सारा क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का होगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बता दिए, लेकिन इनका भी बहुत सारा हमको क्या मिलता है, डिमेरिट्स मिलता है। क्योंकि हुआ यह था कि इन्होंने इसको आइडियल क्लासिफिकेशन माना था, इस कारण से एक कर्व पे एक्चुअल पोजीशन याद रखना, किसका, कर्व पे एक्चुअल पोजीशन याद रखना क्या आसान है, हर एक मेटल कहाँ पे है उस कर्व पे याद रखना ये बहुत ही टफ है एक्चुअली। इस कारण से बहुत बड़ा क्या था, ड्रॉबैक था। और जितना एलिमेंट्स प्रेजेंट था उसको ये नहीं ड्रॉ कर पाए थे अपने कर्व पे, और ये भी पीरियोडिसिटी को नहीं बता पाते हैं। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो सबसे पहली बार जिन्होंने टेबलर फॉर्मेट बनाया उसका श्रेय जाता है हमारे इन्हीं मेंडलीव साहब को। ये पहले इंसान थे जिन्होंने अच्छे से स्टडी किया एलिमेंट्स को और उनको अरेंज करने का प्रयास किया अपने तरीके से। तो इन्होंने भी क्या माना, इन्होंने भी माना कि एटॉमिक मास, जो हमारा एटॉमिक मास होगा
वही क्या होगा, बेसिस होगा क्लासिफिकेशन का, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो एटॉमिक मास के अनुसार, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार ही इन्होंने इसको भी माना था। तो इस क्रम में ये 7 क्या बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, 7 कॉलम्स बनाते हैं और 9 ग्रुप्स बनाते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर में टेबलर अरेंजमेंट था एकदम सिमिलर वही माने, 7 कॉलम और 9 ग्रुप्स। और फर्दर इन्होंने उस 9 ग्रुप्स को भी क्या किया, सब डिवाइड किया 1 to 6 में, 1 to 7 में, सॉरी 1 to 7 में, और 8 को पूरी तरह से अलग छोड़ दिया और 0 ग्रुप को भी अलग छोड़ दिया। तो ये इनका क्लासिफिकेशन था। फर्दर फिर ये 1 to 7 को ए और बी में डिवाइड करते हैं अरेंज करने के लिए एलिमेंट्स को। तो इन्होंने अब और आगे कितना ग्रुप्स था, 7 ग्रुप्स था। तो उन 7 ग्रुप्स में इन्होंने फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को क्या कहा कि ये शॉर्ट ग्रुप होगा, शॉर्ट ग्रुप। रीज़न ये था कि इसमें बहुत ही कम एलिमेंट्स थे। एक्चुअली ग्रुप 1 में मात्र आपको 2 एलिमेंट पाए जाते हैं और ग्रुप 2 में आपको पाए जाएंगे 8 एलिमेंट्स। उसी तरह से ग्रुप 3 में, सॉरी ग्रुप बोल रहे हैं पीरियड 3 में भी 8 ही एलिमेंट है, लेकिन इन्होंने माना इसको क्या कि ये नॉर्मल एलिमेंट्स है। इसके बाद फिर से फर्दर इन्होंने क्लासिफाई किया लॉन्ग पीरियड, और लॉन्ग पीरियड को इन्होंने फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को क्या माना कि ये लॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही एलिमेंट्स थे, 18 एलिमेंट्स थे इनमें। क्लियर है? फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इसी पॉइंट को कि सबसे पहले इन्होंने ग्रुप्स को 1 to 7 में सब डिवाइड किया और फिर से 1 to 7 को ए और बी में डिवाइड किया, 8 को क्लीन छोड़ दिया उसी तरह से और एक 0 ग्रुप के। फिर पीरियड्स में 1 2 को शॉर्ट पीरियड माना, क्योंकि इसमें 1 में मात्र 2 एलिमेंट था और 2 में 8। थर्ड पीरियड को इन्होंने नॉर्मल पीरियड माना और इसमें भी 8 एलिमेंट को रखा। 4th और 5 को लॉन्ग पीरियड माना, क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट्स इन्होंने रखा। और इसके बाद 6th पीरियड भी आता है जिसमें लगभग 32 एलिमेंट पाया जाता है, लेकिन वो आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आएंगे, सारे का डिस्कशन अच्छे से होगा। लैंथेनाइड्स आएंगे, एक्टिनाइड्स आएंगे, सारे के सारे का डिस्कशन हम लोग को अच्छे से करना है। तो क्लियर है? इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो ग्रुप्स में तो बता दिए कि 9 ग्रुप्स था, 1 से 8 और 0। 1 से 7 को क्या माने थे कि ए और बी में सब डिवाइड किए थे, 1 to 7 को ए एंड बी में सब डिवाइड किए थे, और 8 को किसका पार्ट माने थे, ट्रांजिशन एलिमेंट का। यही वो ग्रुप है जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट पाए जाते हैं। और 0 ग्रुप इनर्ट गैस के लिए था, जो कि आगे इसका डिस्कवरी होता है। तो ये था आपका मेंडलिप्स का पीरियोडिक टेबल। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये है मेंडली का पीरियोडिक टेबल। अब आएंगे इसका मेरिट क्या था, तो बता सकते हैं कुछ मेरिट्स, और आसान था बहुत, मेरिट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला मेरिट तो यही हुआ कि पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कि प्रयास किया क्या करने का, टेबल में अरेंज करने का एलिमेंट्स को। और ये मेंडलीव साहब रसिया के थे। इनका पूरा नाम दिमित्री मेंडलीव है नहीं भी था। सबसे बड़ा जो मेरिट था इनका वो था कि इन्होंने गैप छोड़ दिया और कहा कि मैं जहाँ गैप छोड़ा और कहा मैं जहाँ गैप छोड़ रहा हूँ एलिमेंट्स वहीं आएगा, लिख के ले लो।
और इनका ये प्रेडिक्शन कंप्लीटली सही जाता है। इन्होंने 3 गैप छोड़े थे, उसमें से एका बोरोन, एका सिलिकॉन और एका एल्युमिनियम। एका बोरोन को हम लोग स्कैंडियम के नाम से जानते हैं आज, एका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से जानते हैं और एका एल्युमिनियम को गैलियम के नाम से जानते हैं। और जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका स्टडी किया गया तो एकदम परफेक्टली सही पाया गया कि मेंडलीफ ने जो जगह छोड़ा था एकदम बिल्कुल सही छोड़ा था। यह है मेरिट आपको बता दिए, यही मेन मेरिट्स था इसका। इनका एक और मेरिट्स ये है, इनका एक और मेरिट्स ये है कि इन्होंने क्या किया था कि जो एटॉमिक वेट किसी का जो डॉटफुल था उसको करेक्ट किया था। एटॉमिक वेट, डॉटफुल एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। इसमें बेरिलियम आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है। पहले बेरिलियम का 13.5 मानते थे, जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा आराम से। पहले बेरिलियम का 13.5 मानते थे, लेकिन करेक्ट निकाला इन्होंने कि इसका क्या होगा 9.01। ये भी एक बहुत बड़ा मेरिट था मेंडलीफ का। अब आते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग डिमेरिट्स पे। तो डिमेरिट्स में सबसे बड़ा डिमेरिट्स यही है, इसको डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हर किसी के लिए सरदर्द रहा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है ना, इसका जो आउटर मोस्ट शेल में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 1 में भी अल्कली मेटल के साथ रखा जा सकता है और ग्रुप 7 में हैलोजन के साथ। तो यही था ये सबसे बड़ा सरदर्द, तो नहीं रख सके कोई इसको। यानी हम जो बता रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो इस कारण से इसको हम ग्रुप 1 में भी रख सकते हैं अल्कली मेटल्स के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ, साथ ही साथ ग्रुप 7 में भी रख सकते हैं इसको। किसके साथ? हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ। इस सरदर्द के कारण मेंडलीफ साहब भी नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन को हम कहाँ रखें। और इनका डिमेरिट और भी है, जिसमें कि अनालोमस एलिमेंट्स, अनालोमस पेयर को सही से नहीं रख पाए थे। इसको बता रहे हैं अनालोमस कौन कौन था। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो कि ग्रुप बताया भी हेड का है। ट्रांजिशन एलिमेंट को इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के साथ रख डाला। ये एक इनका एक बहुत बड़ा क्या था, ड्रॉबैक था। उसी के साथ एक और आता है क्वाइनेज मेटल्स, इसको इन्होंने अल्कली मेटल्स के साथ रखा। फिर से बोल रहे हैं इसको कि इन्होंने ट्रांजिशन मेटल्स को, एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को प्लेस किया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के साथ एक ही ग्रुप में, और दूसरा क्वाइनेज मेटल्स को अल्कली मेटल्स के साथ प्लेस कर दिया। ये भी इनर्ट गैस का प्लेस फिक्स नहीं कर पाए थे। ये भी एक इनका है, इनर्ट गैस का प्लेस कौन से ग्रुप में बैठेगा ये भी ये नहीं बता पाए थे। नो प्लेस फॉर नोबल और इनर्ट गैस। क्लियर है इतना तक? ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज इतना ही छोड़ते हैं। आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बहुत लंबा है, हालांकि कुछ खास भी नहीं है, लेकिन इसको डिस्कशन में अच्छा समय लगेगा, इसलिए इसको हम अगले क्लास के लिए छोड़ते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अब ये हम ज़बरदस्त तो कहेंगे नहीं, लेकिन आप समझिए। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।